एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सब अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तैयारियां मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग यूजीसी नेट जून 2024 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। जी हाँ, तो आप सबके एग्ज़ाम को रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में, यानी कि बहुत ही मुश्किल से 40 to 50 डेज, ठीक है। और इसी के बीच में आपको करनी है प्रिपरेशंस पेपर 1 जिसमें 10 यूनिट्स हैं एंड पेपर 2 जिसमें भी 10 यूनिट्स हैं, यानी कि पूरे 20 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं और वो भी इतने कम दिनों में। तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये जानें कि कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करें, कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को कर लिया तो समझो कि पूरा कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में अभी घूम रही होंगी और यही सब लेकर के आ रही हूँ मैं आपके लिए। तो मैं आपको करा रही हूँ अभी पेपर 1 के जितने भी यूनिट्स हैं उन सबके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें। तो अभी तक हमने कर लिया है टीचिंग एप्टीट्यूड, आज करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें मैं आपको कराऊंगी कि कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने चाहिए ताकि आप एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल कर पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हमारी ये क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी सेकंड मिस किया ना तो एक टॉपिक मिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उसकी क्लास। तो इससे पहले हम जान लेंगे, थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे कि आखिर ये यूजीसी नेट क्या है और पेपर 1 एंड और कौन कौन से पेपर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बेसिक थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको ये डिटेल में बताया है ताकि आप उसको देख सके और समझ सके कि जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं या फिर जिनको भी डाउट है इन सब चीज़ों में, तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड के भी वो देख सकते हैं। और अभी भी मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि क्या है। तो यूजीसी नेट का जो है, इसे एनटीए कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को, और एनटीए बहुत सारे वैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है पर यूजीसी नेट उसमें एक है। यूजीसी नेट के साथ साथ एक और होता है नेट जो कि CSIR नेट होता है। तो मोटा मोटी मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग भी जैसे आर्ट्स एंड कॉमर्स लेते हैं उन लोगों के लिए होता है यूजीसी नेट, एंड जो लोग इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स लेते हैं उनको कहते हैं CSIR नेट। वो ये एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम, यानी कि एक जून में और एक दिसंबर में। ओके, तो अभी हम जो तैयारियां कर रहे हैं वो जून 2024 के लिए कर रहे हैं। इसी में 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 एंड एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर मतलब कि जितने भी सारे सब्जेक्ट्स वाले हैं, यानी कि जो आर्ट्स कॉमर्स, यानी कि टोटल पता है इसमें लैंग्वेजेस सब मिलाकर 83 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये जो 83 सब्जेक्ट्स हैं इन सभी लोगों का जनरल पेपर होता है, यानी कि सभी लोगों को एक चीज जरूर पढ़ना है, वो है पेपर 1। और पेपर 1 में जो टोटल यूनिट होते हैं वो है 10 होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सभी लोगों को पढ़ना है, कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो और उसी के साथ जो पेपर 2 होता है वो क्या होता है, तो पेपर 2 जो होता है ये होता है सब्जेक्टिव, यानी कि जिस चीज से भी आपने मास्टर्स किया है, ठीक है। तो मास्टर्स की डिग्री आपको जिस सब्जेक्ट में आपने प्राप्त करी है, या फिर आप अभी मास्टर्स में हो, इक्विवेलेंट ऑफ मास्टर्स डिग्री, राइट, मतलब कि आप अभी मास्टर्स कर रहे हो। तो जो लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं वो लोग ये एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो वो होता है मास्टर्स, ठीक है। तो अभी आप देखोगे जो सब्जेक्ट आपने मास्टर्स में लिया है वही होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर, यानी कि पेपर नंबर 2। जैसे मैंने किया था कॉमर्स से, तो मेरा पेपर नंबर 2 का जो सब्जेक्ट था वो था कॉमर्स, ठीक है। तो इसमें जो कोडिंग्स दिए होते हैं, यानी कि 83 सब्जेक्ट्स है तो सबके अपने अपने कोड्स है, जैसे कि कॉमर्स के 08 कोड है, वैसे ही पेपर 1 का जो है ये क्योंकि जनरल पेपर है इसलिए इसका सब्जेक्ट कोड होता है 00, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज, इससे क्या फायदा है, मतलब यूजीसी नेट करने का क्या फायदा है, तो इसमें आप इसको अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप ये जो है मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एंड आप साथ साथ बुक वगैरह लिखने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने का फायदा। JRF आप तब निकाल पाते हो जब आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि लगभग आप जितने लोग भी पास होते हैं उनका जो 1% होता है वो होते हैं JRF के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो परसेंटाइल बेस्ड वगैरह है इसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगी, ताकि जो भी आपको समझ में आए कि कट ऑफ एंड परसेंटाइल एंड नेट एंड JRF कैसे किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब कि इनका जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। तो ये सारी चीजों के मैं वीडियो आपको अलग से बना देती हूँ, ठीक है। तो अभी तक हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हम जो अभी जो क्लासेस कर रहे हैं, यानी जो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कौन सी क्लास है। तो वो है जनरल पेपर ऑन टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि जो पेपर 1 है
जो कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो इसकी आज हम क्लास कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहली क्लास जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की वो इससे पहले वाले में करा चुकी हूँ मैं। आप इसके लिंक में देख लेना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देख सकते हैं, और उसमें भी मैंने डिटेलिंग किया है इस चीज को, तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज जो है कि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि पेपर 1 जो होता है ये कितने मार्क्स का होता है। तो पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब 2 मार्क्स ऑब्टेन कराते हैं, मतलब कि सब 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल होते हैं 150 क्वेश्चन, जिसमें कि 50 होते हैं पेपर 1 के एंड 100 होते हैं पेपर 2 के, ठीक है। तो और ये टोटल जो टाइमिंग जो होती है, इसकी टाइमिंग होती है पूरे 3 घंटे की, जिसमें आपको 1 घंटा दिया जाता है फॉर पेपर 1 एंड 2 घंटे जो दिए जाते हैं पेपर 2। बाकी ये फ्लेक्सिबल होता है, अगर आपको किसी को टाइम ज्यादा या कम करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं, हम हमारे जो मेन जो हमारा क्लास का मोटो है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 में जो टोटल है वो 10 यूनिट्स है। पेपर 1 की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आप जब भी आप यूजीसी नेट यानी कि जो भी नेट वगैरह आप दे रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आप एलिजिबल होना चाहते हैं टीचिंग बेस पे, ठीक है। तो टीचिंग जब तक आप नहीं कराएंगे तब तक इसका लेने का कोई फायदा नहीं है। तो अब टीचिंग कराने के लिए हमें ये पेपर 1 पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब जो सब्जेक्ट होता है जो आपने जिससे आपने मास्टर्स किया हुआ है, ये सब्जेक्ट जो है ये बताता है कि आपको क्या पढ़ाना है, लेकिन कैसे पढ़ाना है ये बताता है आपको पेपर 1, ठीक है। तो इसी चीज के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, जो कि आपको निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोनों में अगर आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लिए तो आप किसी में अगर बहुत ज्यादा भी लेकर के आ जाते हैं तो वो आप पास नहीं हो सकते। जैसे आपने देखा होगा स्कूल बेस पे लोगों के 99 भी आ जाते हैं मैथ्स में, एंड वही जो है इंग्लिश में लेकर आते हैं 32, तो आपने देखा होगा कि वो फेल है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग दिखाया तो परसेंटेज अच्छा बन जाता है, लेकिन फिर भी वो फेल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मिनिमम जो पासिंग मार्क होता है वो क्या होता है, 33 होता है। अगर वो 33 बंदा लेके आता तो उसके परसेंटेज अच्छे खासे बन गए होते हैं। तो वैसे ही पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है, दोनों में 40% जो है इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करने के वो में आ सकते हैं, ठीक है, दायरे में आ सकते हैं। इसके बाद जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा इससे हाई होता है, तो वो कट ऑफ आपके जब भी आपने एग्जाम दिया है उस टाइम के बेस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 की जरूरत क्यों है। तो अब देखते हैं पेपर 1 में जो है वो 10 यूनिट्स कौन कौन से हैं, और इसका भी छोटा सा हम जरा देखेंगे। जैसे यूनिट नंबर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड बताते हैं, यानी कि आपको टीचिंग कैसे करानी है, कौन से मेथड्स यूज करने हैं, कौन सा एड यूज करना है, यानी कि कौन सा सपोर्ट मटेरियल यूज करना है, लर्नर्स को कैसे जानना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो क्या है। तो इसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो मैंने लास्ट में करा रखा है, तो ये चीज हमारा पहले से हो रखा है। अभी जो है हमारा आज का टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, मतलब एक टीचर को रिसर्च करना भी तो आना चाहिए, तभी तो वो स्टूडेंट को बता सकता है कि वो किस तरीके से किसी भी टॉपिक के बारे में खुद रिसर्च कर सकता है। यानी कि इसमें थीसिस लिखना, इसमें आपको बताना है कि किस टाइप से रिसर्च होते हैं, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जो टेस्टिंग होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़नी है, यानी कि एक टीचर बेस्ड पे जो आपको जो रिसर्च करनी चाहिए और जो आगे इसके आगे जा सकते हो, जैसे कि JRF आप बोलते हो। JRF क्वालिफाई करने के बाद ये क्या है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि जूनियर, ठीक है। तो ये रिसर्च फेलोशिप का मतलब कि आप रिसर्च वाले फेलोशिप बन जाते हैं, तो इस तरीके से आपको रिसर्च करना पड़ता है आगे जाकर के। तो ऐसे ही रिसर्च एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आएंगे हम कॉम्प्रिहेंशन पे, जिसमें हम जानेंगे कि कोई भी चीज अगर दी हुई है तो उसको समझना है एंड देन उससे जो क्वेश्चन आंसर करना है। तो ये एक पैसेज के रूप में होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये चीजें भी आपको जाननी पड़ेंगी एज अ टीचर। अगर आप टीचर हो तो आपको मालूम है कि जो भी बुक्स होते हैं, बुक्स में आपको इसी टाइप के दिए होते हैं, कोई भी चैप्टर दिया हुआ है उसको पढ़ना है एंड देन उससे क्वेश्चंस बनाने हैं या फिर क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा, जब आपका कॉम्प्रिहेंशन ठीक रहेगा, आपका पैसेज का जो रीडिंग है वो ठीक रहेगा, ठीक है, तो वो कॉम्प्रिहेंशन में आता है। फिर ऐसे ही हम करेंगे कम्युनिकेशन की क्लास, यानी कि कम्युनिकेशन में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, लोगों के थ्रू अपनी बातें कैसे करते हैं, या फिर उसमें कितना बॉडी लैंग्वेज का यूज होना चाहिए, कितना हमारा वो होना चाहिए कि हम कम्युनिकेशन अच्छे से कर सके। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छा जान रहे होते हैं लेकिन हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते सही से, तो हमारी जो भी
प्लानिंग है, फिर जो भी हमने और दूसरों के लिए अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके रखा है वो सही नहीं जाता, तो हमारा कम्युनिकेशन भी उसके लिए सही होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें पढ़नी होंगी इसमें। फिर यूनिट नंबर 5 यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो ये क्या है, इसमें आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी नॉर्मल से यानी बेसिक से इसमें चैप्टर्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके रियल लाइफ में एक्चुअली यूज होते रहते हैं। अब आप जॉब करोगे, आपको नहीं पता कि कितना परसेंटेज हमारा अलावेंसेस मिल रहा है, कितने परसेंटेज हमारे कट रहे हैं पीएफ वगैरह में जा रहा है, तो ये सारी चीजें किसका, मैथ्स का पार्ट है। तो मैथ्स आपको जानना जरूरी है, जो कि बेसिक्स होता है। तो वैसे ही इसमें भी आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको लॉजिक्स बताए कि रीजनिंग, जैसे इसमें हमने रीजनिंग जो देखा वो मैथमेटिकल रीजनिंग है, पर जो नेक्स्ट रीजनिंग है वो लॉजिकल रीजनिंग है। यानी कि बहुत काफी टाइम पहले से ही बहुत सारे रीजनिंग्स के लॉजिक दिए जाते थे कि इसका परसेप्शन क्या है, इसका कॉज क्या है, मतलब अगर कहीं आग लगी तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, जो कि स्टेटमेंट की जैसे आता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी लॉजिकल रीजनिंग यानी कि यूनिट नंबर 6 में। देन डेटा इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं, जो कि मैथ्स का ही पार्ट है। यानी कि इसमें जस्ट आप समझ जाओ कि कॉम्प्रिहेंशन, बस ये नंबर्स का खेल है। तो इसमें डेटा कुछ दिए रहते हैं और इन डेटा के थ्रू पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा इंटरप्रिटेशन भी देखोगे। फिर आप देखोगे ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये आप समझ जाओ कि और डिजिटली आप जो भी कुछ करते हो, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। यानी कि इसमें जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड मिलेंगे कि किस तरीके से हम टीचिंग कर रहे हैं और हमारा ऑनलाइन ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज करके अब तक पहुंचा रहे हैं अपनी बातों को। तो ये सारी चीजें ICT का पार्ट है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें देखोगे कि गूगल पे जाके आप अचानक से कुछ भी चीजें सर्च कर लेते हो, कुछ पढ़ाई की चीजें जो हो गई, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के पीछे भागते ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो ICT का पार्ट है, जो कि यूनिट नंबर 8 है। फिर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मतलब आप किस इन्वायरमेंट में हो और उस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजों की जरूरत है, आपके जो आसपास के लोग हैं वो जो पीपल्स हैं वो कैसे हैं, या फिर उनके थ्रू आप जो डेवलपमेंट है ये सब चीजें कैसे मैनेज करनी है। ये सारी चीजें आपको पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप जानते हो ये चीजें स्टार्टिंग से ही कि कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सूखा होता है, प्लस में सस्टेनेबिलिटी ये सब चेक करना, प्लस में अभी जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे वो दिए हैं, इनिशिएटिव्स किए हुए हैं, वो सारी चीजें आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है। फिर आएंगे यूनिट नंबर 10 यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये क्या है, इसमें आपको पढ़ना है स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक में जो एजुकेशन सिस्टम्स जो यूज हुए हैं, यानी कि एंशिएंट में एजुकेशन सिस्टम कैसे यूज करते थे, फिर मेडिएवल में यानी कि मध्यकालीन भारत में, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम कैसा यूज होता था, फिर उसके बाद आप देखो कि ब्रिटिश काल में कैसा यूज होता था, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद अभी तक एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, अभी जो है एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कौन सी चल रही है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हायर एजुकेशन सिस्टम। आई नो कि ये जो सारे 10 यूनिट्स हैं आपको देखने में, आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा बहुत सारी हैं, बट मैं आपको बता दूं कि इनके जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, अगर आप वो करोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा फॉर्म में। एंड देन उन टॉपिक्स को आप बारी बारी से ऐसे शॉर्ट नोट्स बना करके आप पढ़ाई करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। मतलब अगर मैं बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे टॉपिक आप एक दिन में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर उनके बारे में एक दिन में जान लिया आपने, फिर आप PYQs लगाओ, MCQs लगाओ, देखो कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ओके, तो चलते हैं हमारे, पहले तो हम इसके देख लेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो फर्स्ट जो सिलेबस जो NTA ने दिया है, पहले हम उन सिलेबस को देखेंगे, देन हम आगे देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो होने चाहिए। अब देखो, मैं ये नहीं मैं सिलेबस से अलग दूंगी आपको, सिलेबस जो है उसी में से दूंगी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजों को अरेंज करना सीखो, तो वो अरेंज किया हुआ चीज है जो कि आपको सामने दिखेगा तो आपको लगेगा अच्छा इसी में से तो है, बट वो थोड़ा अलग किया हुआ है तो आप आराम से उसको देख सकते हो। अब जैसे होता है ना, भीड़ में बहुत सारे लोग हैं पर आपको नहीं पता कि इसमें कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं, और चिल्ड्रंस में भी फीमेल मेल कितने हैं, राइट। अब इसमें जो फीमेल मेल हैं इसमें भी कुछ सिटीजन्स जो होते हैं, ठीक है, वो ओल्ड कितने हैं उसमें से, राइट, यानी सीनियर सिटीजन्स कितने हैं। तो ये सारी चीजें अगर बारी बारी से कैटेगराइज कर दो तो आपको फिर लगता है उनको देखने में बहुत इजी हो जाता है।
तो आप कैसे करोगे ये चीजें, जब आप उनको अच्छी तरीके से अरेंज कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए सिलेबस ही है सारा, बट आपको अरेंजमेंट्स के साथ मिलेगी। तो चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जो है वो क्या है कि रिसर्च में आपको करना है मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी में आपको पॉजिटिविज्म करना है, पोस्ट पॉजिटिविज्म करना है, अप्रोच टू रिसर्च करना है, यानी कि रिसर्च में आपको बेसिक्स करना पड़ेगा, जिसमें आपको उसका मीनिंग टाइप्स वगैरह देखना है। फिर मेथड्स ऑफ रिसर्च है कि रिसर्च का जो मेथड होता है वो कौन कौन सा होता है, जिसमें कि आपको एक्सपेरिमेंटल पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, हिस्टोरिकल पढ़ना है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च करना है। देन थीसिस और आर्टिकल राइटिंग, यानी कि राइटिंग कैसे करते हैं आर्टिकल्स की, ये चीजें पढ़ना है, जिसमें आपको फॉर्मेट्स पढ़ना है, स्टाइल्स पढ़ना है रेफरेंसिंग का। देन है आपको आईसीटी जो है वो रिसर्च में किस तरीके से उपयोगी है, यानी कि आईसीटी इन रिसर्च ये भी पढ़ना है। फिर रिसर्च के एथिक्स भी पढ़ने हैं कि रिसर्च का कौन कौन सा जो एथिक है उसको फॉलो करके आप रिसर्च एप्टीट्यूड में मतलब रिसर्च कर सकते हो, राइट। तो ये तो हो गई आपका जो सिलेबस है, ये थोड़ा सा ऐसे घुमा घुमा के ना, पर चलो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो मेन जो है वो कैसा होता। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक दैट यू शुड स्टडी बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले जरूर कर लेना, आप अच्छे से कर पाओगे। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले आपको बेसिक्स करना है। बेसिक्स में पहले होगा डेफिनेशन, देन आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, देन फंक्शंस, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन पर्पस। यानी कि आपको बेसिक्स में सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जो रिसर्च का जो डेफिनेशन होता है, यानी कि जो उसकी मीनिंग होती है वो क्या होती है और वो कैसे यूज होता है, ओके। फिर आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक जानना होगा कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं रिसर्च की, ये कैसे काम करता है इनका, यानी कि इसका फंक्शन क्या है, क्यों करना होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ तो होंगे तभी तो हम रिसर्च कर रहे होते हैं। एंड देन इसका जो पर्पस है वो कौन सा पर्पस के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिक्स में करनी है आपको, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में ये बेसिक्स है आपके लिए। तो एक चीज और मैं बता दूं इंपॉर्टेंट, या फिर हम ये सोचते हैं कि कुछ भी शॉर्ट पढ़ लो आगे निकल जाओगे, बट आपको नॉर्मली तो सारी चीजें पढ़नी है, हमेशा बेसिक्स जरूर करना, क्योंकि बेसिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बेसिक्स अच्छे से कर लिया है ना, तो फिर आप बाकी चीजें भी बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हैं। फिर चलते हैं आगे, रिसर्च के टाइप्स जो होते हैं वो कौन कौन से। तो अभी आपने जो इसके पहले सिलेबस में देखा था बहुत सारे टाइप्स देखे थे, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स जो होते हैं वो होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को हिंदी में हम कह सकते हैं गुणात्मक, मतलब जिसकी क्वालिटी बेस्ड जो रिसर्च होता है उसको क्वालिटेटिव कहेंगे। देन फिर आएगा क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक, जिसमें क्वांटिटी बेस्ड होगा वो होता है मात्रात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर आएंगे एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंट तो हम हर चीजों में कर रहे होते हैं, तो एक रिसर्च के लिए सबसे बड़ी चीज तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, राइट। यानी कि इसको कहते हैं हम प्रयोगात्मक, यानी कि हमने प्रयोग किया और तब देखा उस रिसर्च को करके, ठीक है। तो ये होते हैं इसके मेथड्स जो होते हैं, टाइप्स जो होते हैं, ये टाइप का रिसर्च होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं आगे की रिसर्च का जो है वो टाइप ऑफ रिसर्च भी आएगा आपको, कि रिसर्च करते कैसे हैं। वैसे इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, मैं आपको नेक्स्ट ऐसे शॉर्ट्स में आपको बता दूंगी कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च याद करने का जो तरीका है वो क्या है। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी आपको याद करना होगा कि रिसर्च का जो पहला स्टेप क्या होता है, देन सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा जो स्टेप होता बना होता है जिसके थ्रू आपको रिसर्च करना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने पहले रिसर्च के लिए जो पर्पस जो तैयार किया है उससे पहले ही आपने रिजल्ट दे दिया बिना कुछ किए, यानी अगर आपने सीढ़ी के थ्रू चढ़ा ही नहीं उस चीज को तो आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे। तो उसके लिए आपको बहुत ही जरूरी है स्टेप्स ऑफ रिसर्च जानना कि हम कौन कौन से स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, देन रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक देख लिया हमने। अब देखते हैं कि रिसर्च के एथिक्स क्या क्या होते हैं। एथिक्स का मतलब क्या होता है कि इसकी जो नैतिकता है, यानी कि अनुसंधान जो हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या नैतिकता आती है, मतलब कौन कौन से एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, हम कहीं कोई रूल तो नहीं तोड़ रहे हैं, कुछ इलीगल तो नहीं कर रहे, तो उसके जो एथिक्स होते हैं बरकरार रखने होते हैं, ये सारी चीजें भी हमें इसमें जाननी है। तो उसमें भी छोटा छोटा टॉपिक्स बन रहा है आपका जो आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर रिसर्च का डिजाइन। अब आप कहोगे रिसर्च का डिजाइन भी होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, ताकि आप रिसर्च कर सको उसके डिजाइन तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना आपको। अब डिजाइन के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि रिसर्च का किस तरह का डिजाइन बनता है, क्या होता है, तो ये भी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। देन आगे करना होगा थीसिस राइटिंग, यानी कि जो थीसिस आप लिखते हो रिसर्च करने के बाद, जब आप कुछ उसके बारे में थीसिस तो भी लिखना पड़ेगा, तभी तो आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसका रिपोर्ट कहाँ तैयार करोगे, रिपोर्ट राइटिंग करोगे, थीसिस राइटिंग करोगे, तो ये चीजें आती है थीसिस राइटिंग में। फिर आते हैं डेटा कलेक्शन टूल, यानी कि आप जो डेटा बना रहे हो
उसके लिए जो कलेक्ट करना है आपको, जो कलेक्शन टूल बना रहे हो, तो वो टूल भी आपको जानना जरूरी है कि डाटा कलेक्शन का टूल्स कैसा कैसा होना चाहिए और क्या क्या होता है। फिर उसके बाद लाइकर्ट स्केल पढ़ना है आपको, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप जरूर पढ़ना है इसको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीएल के रूप में, ठीक है। तो ये स्केलिंग का पार्ट है, आप जरूर देखना, ये रिसर्च का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आगे बढ़ते हैं हम रिसर्च वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि रिसर्च की जो वैलिडिटी है वो कितनी है, कितनी चीजों पे रिलायबल होता है, तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में करनी जरूरी है। देन उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स की तरफ, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं रिसर्च के, तो ये भी करना है आपको। फिर अगर मैंने किसी पर VI या इंपॉर्टेंट नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है ये, ठीक है। पर इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, बट बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एनटीए को मैंने तो क्वेश्चन नहीं दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मैंने जो बोला वही हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारी चीजें आपको सामने मिलती रहेंगी, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है रेफरेंसिंग स्टाइल, यानी कि जो इसका जो रेफरेंसिंग स्टाइल है ये भी आपको पढ़ना है रिसर्च में। फिर हमको करना है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, इसको हम कह सकते हैं कि इसको मतलब कि कितना प्रत्यक्ष है ये और कितना प्रत्यक्ष नहीं है, तो इन सब चीजों के बारे में भी जानना है आपको। फिर है आगे आपको मिलेगा सैम्पलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसकी सैम्पलिंग कैसे करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, तो ये चीजें भी आपको इसमें पढ़नी है। फिर आएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि आप कैसे इसकी चीज की टेस्टिंग करते हैं, यानी इसको कहते हैं हिंदी में परिकल्पना परीक्षण। अब इसी में आपको देखने को मिलेगा टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, मतलब कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए VVI का पार्ट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मेट है, जिसको समझ में आ जाता है बहुत अच्छा से आ जाता है, और इसको नहीं समझ में आता है वो बार बार ये सोचता रहता है कैसे करें इसको, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो याद रखने वाली चीज है, तो आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है, यानी कि जो भी रिसर्च का जो पार्ट है जो मैंने आपको कराया अभी, तो ये सब कुछ करना है। देन एक और रह गया है फॉर्मेट एंड स्टाइलिंग, मतलब किस तरीके से फॉर्मेट इसका बनाना होता है, जो रिसर्च रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं, और इसकी स्टाइलिंग किस तरीके से होगी, तो ये सारी चीजें आपको जाननी है रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो देखा आपने सब सिलेबस के अंदर का ही है, लेकिन आपको जो भी चीजें मिलेंगी अलग अलग करके मिल गया है। अब आप एक एक चीजें सर्च कर करके या फिर एक एक चीजें टॉपिक बना करके शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हो। मैं तो कहूंगी आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि एक दिन में अगर आपने चाहा तो सिर्फ आपने इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, अब आपने अगर शॉर्ट नोट्स बना लिया विद एग्जांपल्स तो फिर आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, अब बाद में इसको कंप्लीट कर सकते हो बहुत जल्दी, ठीक है। तो आज हो गई आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गई। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इसमें जो भी मेन टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें जानने मैंने किसी को नहीं दिया। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनसे उनको भी हेल्प मिल सके इसकी, और आई नो आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करो, क्योंकि इसी की वजह से आपको जो आगे की आने वाली अपडेट है उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी से मिल जाएगी। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाओ, ये मेरी कामना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक हमारे कॉम्प्रिहेंशन के साथ।